इरिटेट फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे आप ट्रिगर हो रहे हैं, किसी के साथ गुस्सा हो रहे हैं, ऐसे में रिश्ते भी बिगड़ते हैं और करियर में भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। जॉब जहाँ करते हैं वहाँ आपकी लोगों के साथ कुछ ना कुछ अनबन होने लगती है, बिकॉज आप इंटरनली काम और बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं। बचपन का ट्रॉमा हो सकता है, रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है, या उनकी लाइफ का कोई ऐसा पड़ाव जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गए रहते हैं। तो जो लोग इस तरह के ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं वो कैसे खुद को हील करके बाहर निकले उस फेज से? ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं ना, जब वो क्लाइंट्स प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, और जब हम उसके साथ डिस्कशन करते हैं एंड वी स्टार्ट द थेरेपी, जब उसको पील करना शुरू करते हैं, जनरली मैक्सिमम टाइम वो कहीं ना कहीं बचपन में जाके जुड़ जाती हैं बातें। ठीक है, उस समय या तो उसको कंसिस्टेंट प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स का अनअवेलेबिलिटी रही है, ठीक है, बिल्कुल ही या मिसिंग रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही है, फीलिंग आपने कुछ ऐसा हुआ अचानक से और आप फील कर रहे हो और आप उसको दबाने की कोशिश करो। उसकी जगह अगर आप उसके साथ बैठोगे थोड़ी देर, तो 90 सेकेंड में कोई ऐसी इमोशन आई है नेगेटिव, 90 सेकेंड्स में जनरली उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, वो डिसअपियर हो जाती है। तो आजकल मैंने देखा है कि लोगों को बोलो कि आप थोड़ी देर अपने साथ बैठोगे ना, तो उससे बहुत सोल्यूशन मिलता है। लेकिन बैठ नहीं पाते हैं लोग, थोड़ी देर भी आंखें बंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना क्योस है, इतनी चीजें ठीक चल है, रही हमने होती उसको हैं। प्रोसेस नहीं करा, सिर्फ फेंकते गए कि जो चीज़ आई, अरे नहीं मुझे नहीं देखना, उसको छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि अगर आपके घर में कोई ऐसा है ही नहीं आपको समझने वाला, बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ही मेन ट्रॉमा का रीज़न बन जाते हैं। ठीक है, कभी कभी भाई बहन मेन रीज़न बन जाते हैं, और कभी हस्बैंड लाइफ पार्टनर मेन रीज़न होता है ट्रॉमा का। तो अब जैसे आपने कहा कि ऐसी सेफ प्लेस हमें दिखने को तो लगती है, बट एक्चुअली वो मिसयूज़ हो जाती है। तो ऐसे में फिर डेफिनेटली यू नीड सम थेरेपिस्ट, या बहुत कोई क्लोज फ्रेंड जो जानता हो आपको। तो जितनी भी 95% हमारी बीमारियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो सारी साइकोसोमैटिक हैं, जो आपने फील करा, जो इंटरनलाइज करा, जो आपने अपने माइंड में रखा, जो इमोशंस हैं, जो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी नर्वस सिस्टम आपका अनरेस्ट में है, आपकी टाइट चेस्ट जो है वो टाइट फील कर रहे हो, घुटनों में दर्द है, बैक में पेन है, ये सारे क्या है? बैक में पेन है, दैट मीन्स इनसिक्योर फील कर रहे हो आप। हमारी ज़िंदगी आजकल जिस हिसाब से हो चुकी है, ऐसा लगता है कि हम किसी रेस का हिस्सा है, बस भागे जा रहे हैं। ना इसमें हमारे फैमिली के लिए टाइम है, ना फ्रेंड्स के लिए टाइम है, ना खुद के लिए टाइम है, ना ही अपने इमोशंस के लिए टाइम है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस को लंबे समय तक दबा करके रखते हैं। वो ऊपर से हंसते हैं, सोशलाइज होते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कोई ऐसी चीज़ होती है जो खाए जा रही होती है, कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जो हील नहीं हुआ रहता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो। आज के समय में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। पहले जैसे कि हम लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे, सबके लिए हम समय निकालते थे, आजकल हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अकेलेपन में बीतते जा रही है। तो ऐसे में खुद के इमोशंस के बारे में जानना, समझना, बात करना कितना ज़रूरी है, इसके लिए हम क्या टेक्निक्स अपना सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल में इस तरह की जो चीज़ें बढ़ रही हैं वो कम हो। तो आज के इस टॉपिक में हम यही बात करेंगे। हेलो, हाय, नमस्ते। आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ का हेल्थ सेशन, जिसमें हम आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे अपने इमोशनल वेलबींग के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़ी हुई है संगीता शर्मा, जो कि सर्टिफाइड लाइफ कोच है, हिप्नोथेरेपिस्ट और ऑथर भी हैं। तो संगीता, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इमोशनल वेलबींग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत कर सके, पहुंचा सके चीज़ें। तो सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आई एम श्योर आपके पास बहुत से ऐसे लोग आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर के, प्रॉब्लम्स लेकर के। आप आज के समय में ऐसी क्या दिक्कतें देख रही हैं इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड कि लोग इससे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं खास करके? जैसे कि आपने बताया कि सब इमोशंस को अपनी दबा के रखते हैं और एक्सप्रेस नहीं करते हैं जनरली। तो वही है कि जो बचपन से सिखाया जाता है हमें कि स्ट्रांग ही रहना है, ठीक है, मर्द रोते नहीं हैं। तो वो जो चीज़ें हमारी परवरिश में हमें सिखाई जाती हैं, तो वो हमें लगता है कि अगर हम अपनी इमोशंस को शेयर करेंगे
एक्सप्रेस करेंगे तो लोग हमें वीक समझेंगे, और कभी कभी हम अपनी इमोशंस को खुद से भी नहीं समझते हैं, उनको भी अंडर द कारपेट कर देते हैं। अगर हम कुछ फील कर रहे हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं फील करना, और हम उससे मतलब उसको दबा के और आगे चल पड़ते हैं। तो जब इतना इमोशनल सप्रेशन होता चला जाता है तो फिर वो एकदम जैसे कहते हैं ना, पूरा यहाँ नेक तक आ गया और पूरा आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इरिटेट फील कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, हर छोटी छोटी बात पे आप ट्रिगर हो रहे हैं, किसी के साथ गुस्सा हो रहे हैं। ऐसे में रिश्ते भी बिगड़ते हैं और करियर में भी आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। जॉब जहाँ करते हैं वहाँ आपकी लोगों के साथ कुछ ना कुछ अनबन होने लगती है, बिकॉज आप इंटरनली काम और बैलेंस फील नहीं कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी ये ट्रिगर होती हैं और इसी वजह से लाइफ डीरेल हो जाती है, ट्रैक से हट जाती है। करेक्ट। ऐसे में ना बहुत से लोगों के साथ मैंने देखा है जो इस तरीके की दिक्कतों से डील कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रॉमा रहता है। बचपन का ट्रॉमा हो सकता है, रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है, या उनकी लाइफ का कोई ऐसा पड़ाव जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो गए रहते हैं। तो जो लोग इस तरह के ट्रॉमा से जूझ रहे होते हैं वो कैसे खुद को हील करके बाहर निकले उस फेज से? ज़्यादातर जो मेरे पास केसेस आते हैं ना, जब वो क्लाइंट्स प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरा करियर ठीक नहीं चल रहा, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, और जब हम उसके साथ डिस्कशन करते हैं एंड वी स्टार्ट द थेरेपी, जब उसको पील करना शुरू करते हैं, जनरली मैक्सिमम टाइम वो कहीं ना कहीं बचपन में जाके जुड़ जाती हैं बातें। ठीक है, उस समय या तो उसको कंसिस्टेंट प्यार नहीं मिला, पेरेंट्स का अनअवेलेबिलिटी रही है, ठीक है, बिल्कुल ही या मिसिंग रहे हैं, या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रही है। तो वो जो छोटे छोटे बच्चे ने जब वो छोटी चीज़ों को अपने अंदर कैसे उसने डाला, उसके हिसाब से उसके ट्रॉमा बन जाते हैं। उसने जैसे सरवाइव करने की उस समय अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, तो वही स्ट्रेटेजीज उसकी फाइनल होती चली जाती हैं। जो बिलीव्स उसके उस समय बन गए, जैसे फादर ने डांटते हुए कह दिया तुम किसी काम के नहीं हो, या टीचर ने डांट दिया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो उसके अंदर के कोड बन जाते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। फिर वो जितने उस समय के बिलीव्स बनते जा रहे हैं बचपन से लेके, क्योंकि 7 साल तक की एज तक तो बिल्कुल मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा होता है बच्चा। उसके बाद भी जो भी आगे हम ग्रो करते हैं, जो भी एनवायरनमेंट होता है, हमारा आसपास के लोग होते हैं, वो हमारे को बहुत इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बट वो इम्पैक्ट पूरा अंदर तक हम इंटरनलाइज कर रहे होते हैं सारा, और उसी के बेसिस के ऊपर हमारी कंप्लीट कोडिंग हो जाती है। ठीक है, और वही कोड हमारी जिंदगी को चला रहा होता है। कहीं ना कहीं वो चीजें रह जाती हैं, वो रह जाती आपने हैं। जैसे कहा कि कभी पेरेंट्स कुछ ऐसी बात बोल देते हैं, या स्कूल में, कॉलेज में, दोस्तों के बीच में, या कई बार फैमिली मेम्बर्स भी ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ बुरा बोल देते हैं, जो शायद हमें उस वक्त अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे ये एक ट्रॉमा की तरह निकल जाता है, बढ़ने लगती हैं चीज़ें। ऐसे में बहुत से रीजंस की वजह से, एक तो ट्रॉमा हो गया, और भी कई कारण हैं, लोग अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, दबा करके रखता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं किसी के सामने अपने एक्सप्रेशंस को बताऊंगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा वनरेबल हो जाऊंगा, उन लोगों के लिए मैं कमज़ोर दिखूंगा, आगे चल के कहीं ना कहीं हो सकता है मेरा फ़ायदा उठाए इस बात को लेकर के। तो ये एक मन में डर रहता है लोगों के। तो मतलब एक ये भी कहा जाता है कि दुख ज़्यादा बांटो मत, क्योंकि आप दुखी दिखोगे तो कमज़ोर दिखोगे। आपके हिसाब से दुख क्या सच में बांटना चाहिए लोगों के साथ, एक्सप्रेस जो है वो चीज़ें करनी चाहिए या नहीं? देखो, सेफ प्लेस जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे कोई जज नहीं करेगा यहाँ पर, सो ऐसा कोई कनेक्शन है तो ज़रूर करना चाहिए आपको अपने आसपास, ताकि वो आपका ट्रॉमा फर्दर क्रिएट ना हो जाए। जैसे आपने किसी से ऐसे ही शेयर कर दिया चलते फिरते, ऐसे फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कर दिया तो उसका मजाक बन गया या कुछ और हो गया, तो इसी से लोग डरते हैं। तो सेफ स्पेस ढूंढ के जो आपके बहुत क्लोज हैं, जो ट्रस्टेड हैं, उनके साथ शेयर करना ज़रूरी है। अगर आपको बिल्कुल वो इंटरनलाइज ही करके रखोगे तो फिर आपका वो सप्रेशन होता जाएगा। तो ऐसे में देन यू कैन हैव अ मेंटर और अ कोच जहाँ आप एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रीली। और कभी कभी कोई भी नहीं है तो अगर हम अपने आप से लिख के भी एक्सप्रेस कर लें, ठीक है, कि मुझे ये फील हो रहा है, या कोई ऐसी फीलिंग आपने कुछ ऐसा हुआ अचानक से और आप फील कर रहे हो और आप उसको दबाने की कोशिश करो, उसकी जगह अगर आप उसके साथ बैठोगे थोड़ी देर, तो 90 सेकेंड में कोई ऐसी इमोशन आई है नेगेटिव, 90 सेकेंड्स में जनरली उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो, वो डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, एंड रिसर्च हैज शोन दिस। पर अगर वो फिर भी नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि उसकी बहुत बड़ी ट्रेल पीछे है, कुछ ना कुछ उसका पीछे से वो चलती चली आ रही है, एड ऑन होता चला जा रहा है। फिर हमें एक कोच और एक थेरेपिस्ट चाहिए जो कि हमें हेल्प करे कि हम डीप तक जाके उसको सारी चीज़ें प्रोसेस कराएं। अब आप ये समझो कि आप एक रूम है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही, आप ऐसे
फेंकते चले जा रहे हो और पूरा क्योस हो गया उस रूम में, सो व्हेन यू एंटर दैट रूम हाउ यू आर गोइंग टू फील, कैसा लगेगा, है ना? जब हम उस कमरे में जाएंगे तो हमें लगेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं, एकदम से हम भागेंगे। तो आजकल मैंने देखा है कि लोगों को बोलो कि आप थोड़ी देर अपने साथ बैठोगे ना तो उससे बहुत सोल्यूशन मिलता है, लेकिन बैठ नहीं पाते हैं लोग, थोड़ी देर भी आंखें बंद नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे इतना क्योस है, इतनी चीजें ठीक चल है, रही हमने होती उसको हैं। प्रोसेस नहीं करा, सिर्फ फेंकते गए कि जो चीज़ आई अरे नहीं नहीं मुझे नहीं देखना, उसको छोड़ दिया, ठीक है। अगर वही चीज़ें, अगर हम जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको एक बार देखेंगे, बैठेंगे उनके साथ, उनको पूरा हम जो नहीं चाहिए उसको रिलीज़ करेंगे, फिर जो चाहिए, जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हम रखेंगे, जैसे रूम को भी जैसे हम मेंटेन करेंगे, प्रॉपरली क्लीन करेंगे, फिर जब आप उस रूम में जाओगे तो हाउ यू विल फील, तब आपको रिलैक्स्ड फील होगा, एक काम फील होगा, एक लाइटनेस फील होगी अपनी बॉडी में। तो जब ऐसी स्टेट आती है तो एक फिर आप एक नॉर्मल काम मेंटेन करते हो ना लाइफ में। तो ज़रूरी क्या है कि जो भी हमने ऐसे फेंकी हुई है ना चीज़ें अपने अपने ही अंदर मन में, और उनको हम नहीं देख रहे हैं, या हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं उसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है मेरे ऊपर, और वो फिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। तो हमें उनके साथ बैठना, जर्नल करना, लिखना बहुत ज़रूरी है, और उनको फील करना बैठ के, ओके आई एक्नॉलेज माई इमोशन। सपोज इफ़ यू आर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे इरिटेशन हो रही है, तो सिट विद योर सेल्फ एंड चेक कि क्या हो रहा है, क्या क्या इमोशन है। जनरली क्या होगा, वो इमोशंस खाली हमारी बॉडी में भी स्टोर हो जाती हैं, इन फेशिया में चली जाती हैं, जो मसल्स की उसमें मेमोरी में, नर्वस सिस्टम हमारा जो है वो ऐसा कोड हो जाता है अकॉर्डिंगली, वो स्ट्रेस में रहता है ना, इतने टाइम से आप इमोशंस को स्ट्रेस करते जा रहे हो, उनको फील नहीं कर रहे हो, फाइट फ्लाइट मोड में नर्वस सिस्टम है। तो जब आप अपने साथ बैठोगे, रिलैक्स करोगे, अपनी इमोशंस को देखोगे, खुद के अंदर झांकोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो धीरे 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 वो रिलीज होना शुरू होगा। उससे क्या होता है, आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, आप अपने आप को और डीपली जानने लगते हो। ज़्यादातर लोग क्या होता है कि हम दूसरों को जानना चाहते हैं, यार ये क्या कर रहा है, मेरी फ्रेंड क्या कर रही है, या कोई अपने इसके बारे में जानेंगे, ऑफिस के लोगों के बारे में जानेंगे, खुद के बारे में हम हमेशा कहते हैं कि मुझे तो पता है, बट क्या पता है, क्या आपके अंदर जो चल रहा है आप उसके साथ कभी कनेक्ट हुए? नहीं। कि बचपन से लेके जो जो आपने फील करा उसको देखा कि क्या रही मेरी लाइफ और मैंने क्या उसको प्रोसेस करा है। और जितना हम अपने साथ बैठते हैं उतना चीज़ें रिजॉल्व होती हैं। बिल्कुल। आपने जैसे कहा कि एक सेफ स्पेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मैंने ऐसे रिलेशनशिप्स देखे हैं जिसमें अगर किसी का कोई सेफ स्पेस है, वो उनको अपनी कोई बात एक्सप्रेस करते हैं, आगे चल कर के वही इंसान उस चीज़ को उनके अगेंस्ट रख देता है। अगर किसी रिलेशनशिप में है वो, कोई कभी लड़ाई झगड़ा हुआ वो बात आ जाती है, मम्मी पापा से लड़ाई झगड़ा हुआ वो बात आ जाती है, फैमिली मेम्बर में कोई लड़ाई झगड़े वाली चीज़ें हुई तो वो बात आ जाती है। तो फिर हम कैसे किसी से एक्सप्रेस करें? ये सेफ प्लेस भी सेफ नहीं है, इवेंचुअली वो आगे चलकर कहीं ना कहीं हम पे ही हावी हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी लाइफ कोच, थेरेपिस्ट, इन सब का रोल कब आ जाता है? हाँ, तभी रोल आता है उनका, क्योंकि अगर आपके घर में कोई ऐसा है ही नहीं आपको समझने वाला। बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पे पेरेंट्स ही मेन ट्रॉमा का रीज़न बन जाते हैं, ठीक है। कभी कभी भाई बहन मेन रीज़न बन जाते हैं, और कभी हस्बैंड लाइफ पार्टनर मेन रीज़न होता है ट्रॉमा का। तो अब जैसे आपने कहा कि ऐसी सेफ प्लेस हमें दिखने को तो लगती है, बट एक्चुअली वो मिसयूज़ हो जाती है। तो ऐसे में फिर डेफिनेटली यू नीड सम थेरेपिस्ट, या बहुत कोई क्लोज फ्रेंड जो जानता हो आपको, या फिर थेरेपिस्ट के साथ आप डिस्कस करके सारी चीज़ों को रिलीज़ कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, और ये जान सकते हो कि जब भी आप के अंदर वो जैसे तूफान आता है किसी, क्योंकि क्या होता है, हम नॉर्मल ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं वही एक ट्रिगर देती हैं हमें, ठीक है। और जो पीछे की जो हमारी जितना भी पड़ा हुआ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, डीपर में, तो वो एकदम से ऊपर आ जाता है और हम रिएक्ट कर जाते हैं। तो रिएक्शन से सारा खराब होता है। तो जब आप जितना आप चीज़ों को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे और प्रोसेस करेंगे, तो उतना आपका जो वो ट्रिगर्स हैं, बाहर से ट्रिगर्स हैं ना, तो वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप फिर रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, परफेक्ट। तो हमें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कुछ ना लोग जैसे थेरेपिस्ट वगैरह के पास जब जाते हैं, थेरेपीज़ की बात करते हैं, लाइफ कोचेस की बात करते हैं, तो आई एम श्योर आपने भी सुनी होंगी चीज़ें कि ये लोग बोलते हैं कि ये सब आज के नए चोचले हैं। जॉइंट फैमिली जब होती थी, बड़े बड़े घरों में सब लोग एक साथ रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ना लोग डिप्रेशन में जाते थे, ना उनको स्ट्रेस होता था, ना उनको एंग्जाइटी होती थी। आज लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहते हैं, अकेले रहते हैं, इसी वजह से उनको ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। है इस बात में सच्चाई? नहीं, देखो, पहले जो होता था ना, वो शायद सरफेस पे लोगों को पता ही नहीं चलता था। ना मीडिया था, ना इंस्टाग्राम था, ना फेसबुक था, ना कोई कनेक्शन थे, ना फ़ोन थे। मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं कि जो
जैसे एक लड़की मेरे पास आई, ठीक है, तो उसकी मदर ने पूरी लाइफ ट्रॉमा कैरी किया हुआ था, उसकी जो दादी है वहां से ट्रॉमा पास ऑन हो रहा था, तो पूरी की पूरी जनरेशन से ट्रॉमा चल रहे हैं। ये जो ये नहीं है कि आज से ट्रॉमा आ गए हैं, ट्रॉमा तो जनरेशनल ट्रॉमा है। उनको रियलाइज भी नहीं होता है कि दिस इज ट्रॉमा, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। अगर आप अपने दादी दादा उनको बोलोगे, या जो एज एक हो चुकी है उनको कहोगे कि नहीं 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 ठीक है, ऐसे ही होता है, जिंदगी तो ऐसे ही चलती है। तो लेकिन क्या कर रहे हैं कि जब दादी के साथ कोई उसकी दादी के साथ जो ट्रबल्स आई, उन्होंने अंडर द कारपेट करते गए, बर्दाश्त करते गए, चलता है, होता है, तो ऐसी ही है ज़िंदगी। जैसे लेडीज़ को भी सिखा दिया गया था कि बर्दाश्त ही करना है, आपको घर चलाना है, दूसरों को खुश रखना है, अपनी परवाह नहीं करनी, तो वो सप्रेस करते गई और उनमें ट्रॉमा आ गया। अब वो जो उनके ऊपर सप्रेशन और जो पेन था वो उन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया, मम्मी ने फिर बेटी में किया। हाँ, तो उधर ट्रांसफर हो गया, बच्चों के ऊपर ट्रांसफर हो गया। अब वहां से फिर जो उन्होंने बर्दाश्त करा अपने पेरेंट्स का जो भी गुस्सा या जो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी, क्योंकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, ठीक है, एक्सप्रेस माने ही नहीं लेकिन फ्रस्ट्रेशन थी, तभी गुस्से में उनके साथ उन्होंने अपने बच्चों के साथ डील किया। उनको कहा ये चीज़ तो ऐसे ही होती है, और उनको समझा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करा, अपनी अकॉर्डिंग उनको मतलब ज़िंदगी उनकी चलाने की कोशिश करी। तो ऐसे में उनके बच्चों में एक्सप्रेशन या वो सब चीज़ें आई। अब वो जो अगर नहीं डील होगा तो फिर वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आके कोई रेडी है तो वो खुद को ही हील नहीं करता, वो पूरी जनरेशन को हील कर जाता है। करेक्ट, वो चीज ब्रेक करनी बहुत हाँ, वो कई बार हम पूरा अपना, क्योंकि हमारे डीएनए में आ रहा है। ये तो आपको पता है कि डीएनए की मेमोरी होती है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से आपका डीएनए आ रहा है। अगर उसमें ये सारा ट्रॉमा स्टोर्ड है तो आपके अंदर वो पीछे से आ गया है। कई बार आपकी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, बट जनरेशनल चल रहा है। ठीक है। अच्छा, एक ना फेज आता है लाइफ में, सभी के साथ ऐसा आता है, चीज़ें बुरी हो रही होती हैं तो सब कुछ बुरा होने लगता है, आप हर जगह से स्टक हो जाते हो। आपके ना उस टाइम रिलेशनशिप्स अच्छे चल रहे होते हैं, ना मम्मी पापा से बनती है, दोस्त भी साथ छोड़ के चले जाते हैं, करियर भी ख़राब चल रहा होता है, आप कुछ अच्छा सोचना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, कुछ अपना बनाना चाहते हो, कुछ नहीं हो पाता, हर चीज़ से स्टक हो जाते हैं आप, हर चीज़ नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि एक चीज़ बुरी हो रही है तो लगातार हर चीज़ें बुरी होते जा रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड में एक थिंकिंग भी चलती है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, मेरा ये फेज कभी खत्म ही नहीं होगा। इस फेज से हम कैसे बाहर निकले और इस टाइम पे हम खुद को मोटिवेटेड पॉजिटिविटी के साथ कैसे फिलअप करें कि नहीं हमें इस फेज से बाहर निकलना है? पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अगर एक चीज के बाद एक चीज नेगेटिव होती चली जा रही है और सब कुछ बढ़ता ही चला जा रहा है नेगेटिव, तो ये हो ही क्यों रहा है? ठीक है, लोग किस्मत को दोष दे देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो जनरली जब कोई एक ट्रबल आया, मान लो एक चैलेंज आया, अब आपने उसको परसीव कैसे करा, उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कैसे करा? अगर आपने उस समय ये सोचा अरे मेरी लाइफ में ये चैलेंज क्यों आया, मेरे तो दूसरों को देख के अपने आप को कंपेयर किया, अपनी लो सेल्फ वर्थ कर ली, अपनी लाइफ को थोड़ा आपने ऐसे देखना शुरू करा कि मेरी तो लाइफ अच्छी नहीं है, तो नेगेटिव इमोशंस आ गए आपके अंदर। जब आपके नेगेटिव इमोशंस आएंगे, जब ये सब चीज़ें फील करोगे तो क्या होगा, हम बिकॉज वी आर एनर्जी बीइंग, तो हमारी जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है वो लो होती है। तो जब एनर्जी लो होती है तो आप एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से, मतलब एक हाई फ्रीक्वेंसी से नीचे आ जाते हैं। जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी पे हैं तो अब इस फ्रीक्वेंसी की चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। जैसे आपने रेडियो स्टेशन लगा दिया, ठीक है, 99.5, अब उसी वाइब्रेशन पे वो लिंक हो रहा है। सेम वे जिस वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो, ठीक है, जो चीज़ें आपने इंटरनलाइज कर ली, जो आपके कोड्स हैं, अगर नेगेटिव हैं, लिमिटेड पर्सनैलिटी हो, तो अब आपकी वाइब्रेशन वही है नेगेटिव। अब आपकी जो लाइफ है वो जितनी उस लेवल की चीज़ें हैं, वैसे ही दोस्त, वैसे ही रिश्ते, वैसे ही स्ट्रगल्स, वैसे ही चैलेंजेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बिकॉज बाय डिफॉल्ट वी आर मैग्नेट्स। हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन सीखनी है, सीखने एक मैनिफेस्ट तो हम बाय डिफॉल्ट ही कर रहे हैं, बिकॉज हम मैग्नेट हैं, हम वाइब्रेट कर रहे हैं एक सर्टेन एनर्जी फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। और अब जब वो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग तो लाइफ आ रही है, सीखना क्या है कि इस वाइब्रेशन को हम लो वाइब्रेशन से ऊपर कैसे लेके जाएं, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि स्टेट्स होती हैं हमारी। अब हर इंसान हमेशा पीक परफॉर्मेंस स्टेट पे तो नहीं रह सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ तो, अगर आपको पता है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ, पैशनेट हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, तो वो पूरी हर टाइम नहीं मेंटेन होगी। फिर आप थोड़ा सा मतलब एवरेज जो गुड स्टेट पे भी आ जाओगे कि ठीक है, अच्छा है, सब चल रहा है।
अब कुछ ऐसा नेगेटिव हो गया तो फिर आपको थोड़ा सा नेगेटिव थॉट आ जाएगा, आप एवरेज स्टेट पे आ जाओगे। सो सी, फ्रॉम पीक स्टेट यू आर कमिंग टू द गुड स्टेट एंड देन यू कम टू द एवरेज स्टेट, फिर आप नीचे आते जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद कुछ और ऐसा खराब हो गया तो और आपने इंटरनलाइज कर लिया कि मेरी तो जिंदगी में ये है, आप नेगेटिव सोचना ज़्यादा शुरू कर दिया तो आप बिलो एवरेज आ जाओगे। अब बिलो एवरेज जब आ जाओगे तो थोड़ा और आप विक्टिम हुड में आ जाओगे कि मैं ही विक्टिम हूँ, सारे मेरे को टारगेट कर रहे हैं, सब मेरे साथ बुरा कर रहे हैं और मुझे बर्दाश्त करना पड़ रहा है। विक्टिम हुड आ गया कंप्लीट। अब इसके बाद फिर क्या आ जाएगी, डिस्ट्रक्टिव स्टेट, जहाँ पर लोग बड़े ऐसे डिसीजंस तक ले जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर जाते हैं अपने आप को, सुसाइड तक पहुँच जाते हैं। अब जो सीखने की बात है, वो जो समझने की बात है, वो ये है कि अगर हमें पता हो कि ये मेरी पीक परफॉर्मेंस स्टेट है, कि ये मेरी सबसे बेस्ट है, जहाँ पर मैं बहुत खुश होता हूँ, अगर मैं उससे नीचे आता हूँ तो मुझे इससे वापस उधर कैसे जाना है, हाँ, नीचे नहीं हाँ, आना है। और उसके बाद अगर गुड से आके चलो एवरेज पे हो गया, क्योंकि जिंदगी में चैलेंजेस स्ट्रगल्स आते हैं तो आप एवरेज स्टेट तक भी आप पहुंच जाते हो कभी कभी, कि थोड़ा लो फील करते हो। इट इज ओके टू फील, कभी कभी आप इमोशन, किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो यू विल फील बैड, हम क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, ऐसा तो हो नहीं सकता मैं कहूँ कि आपको हमेशा पॉजिटिव ही सोचना है, तो आपको वो फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे साथ खराब हुआ है, तो आप लो भी जाओगे, एवरेज पे भी आओगे, उसको फील भी करो, कोई बात नहीं। कभी हम इट्स ओके टू फील, बिकॉज फीलिंग से ही जब आप फील करते हो तो वो हील भी होता है, आप उसको टाइम देते हो इमोशन को। आप एवरेज स्टेट्स पे आ गए ना, अब यहाँ पे आप देखो कि आपको एवरेज से वापस गुड और वापस कैसे जाना है, ताकि आपको जब पता है कि मेरी बिलो एवरेज स्टेट ये है, मैं तब विक्टिम हुड में आ जाता हूँ, दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देता हूँ, तो उसमें मुझे नहीं जाना, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी। आई एम द ओनर ऑफ माई लाइफ, ठीक है, मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसको लेके चलूंगा। तो व्हाट बेस्ट आई कैन डू इन दिस सिचुएशन, मैं जो भी चैलेंज आ गया अब इसमें मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ, उस पर सोचते दो। और ऐसी कुछ टूल्स या टेक्निक्स अपने पास रखो, जो जैसे आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, अपना पॉजिटिव म्यूजिक की कुछ आप ट्रैक रखो ताकि उसको सुनो, ताकि आप गुड स्टेट में आ जाओ। सो यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, पहले अपने आप को जानो कि कौन सा, कैसे मैं मूव करता हूँ, कौन सी ऐसी बात है जो मुझे पीक स्टेट से गुड पे लाती है, गुड से एवरेज पे लाती है, और कौन सी चीज़ से नीचे ले जा सकती है और मुझे उधर नहीं जाना, तो और कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ से ये लेके जाती हैं, ऊपर लेके जाती हैं। तो अगर आप खुद को जानोगे तभी तो आप ये सब चीज़ें प्लान कर पाओगे और अपने आप को समझ पाओगे, अरे मैं तो एवरेज से नीचे जा रहा हूँ, नहीं मुझे पिक करना है अपने आप को, मुझे वापस गुड पे आना है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। वेरी ब्यूटीफुली आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो थेरेपीज़ वगैरह के रोल आते हैं, थोड़ा सा आप उसको भी एक्सप्लेन करिए, कि जब कोई उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है कि वो खुद से उस चीज़ों का हैंडल नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रही उनसे चीज़ें बर्दाश्त, अब वो फटने के स्टेट में है कि अब तो नहीं हो पाएगा कुछ भी, आई नीड हेल्प। यहाँ हेल्प में थेरेपीज़ का रोल क्या कब आता है, कौन कौन सी थेरेपीज़ हैं जो हम आज के समय में एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद के इस सिचुएशन से डील करने के लिए? देखो, थेरेपीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। हमें मेंटर या कोच के पास जाना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए अपनी प्रॉब्लम को लेके, कि अब ये इस प्रॉब्लम है जहाँ पर मैं स्टक फील कर रहा हूँ, मैं चाह कर भी मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिलो एवरेज से या एवरेज से अप स्टेज में मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ। तो अब उसको थेरेपिस्ट के पास जाना है, तो थेरेपिस्ट उसको समझेगा कि उसकी चैलेंजेस कहाँ पर हैं, किस लाइफ से, किस मतलब आपकी स्टेट से, कौन सी एज से, कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ से आप सप्रेस करते जा रहे हो, क्या क्या आपके ट्रॉमास हैं, क्या पेन्स हैं। फिर उसके लिए थेरेपिस्ट चूज़ करेगा अपनी टेक्निक्स, अगर उनकी हैं तो जनरली जो यूज़ होती हैं, जैसे हिप्नोथेरेपी यूज़ होती है, NLP यूज़ होती है। बिकॉज क्या होता है ना कि हम जो भी इंटरनलाइज करते हैं, हमारे डीपर एक है कॉन्शियस माइंड, ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव है। एक है सब कॉन्शियस माइंड। जब क्रिटिकल फिल्टर और कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बीच में क्रिटिकल फिल्टर होता है, ठीक है। तो जब हम बहुत थक जाते हैं और सोने के नींद के आसपास होते हैं, तब वो क्रिटिकल फिल्टर गिरता है अपने आप, और सब कॉन्शियस माइंड में जो दिन भर की आपने चीज़ें रखी हैं वो सारी अंदर चली जाती हैं और स्टोर हो जाती हैं। तो जैसे आप समझो कि एक मिट्टी है, उसमें सारी वो वीड्स उगने लगती हैं, अगर कुछ नेगेटिव आपने सारा इंटरनलाइज कर लिया, तो अब उसको वहाँ पर आपकी वो परमानेंट स्टोर हो चुकी हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है, जो कि आपके सब कॉन्शियस माइंड से हिप्नोसिस के द्वारा या हिप्नोथेरेपी के द्वारा या NLP टेक्निक्स के द्वारा उसको रिलीज़ कराने में हेल्प करेगा।
हिप्नोथेरेपी को लेकर के जो आपने हमें चीज़ें बताई ना, उसमें लोगों के मन में इसको लेकर के क्लैरिटी नहीं है। जैसा हमें फ़िल्मों में दिखाया जाता है कि हिप्नोथेरेपी कैसे की जाती है, कि हमें बैठाया जाएगा एक जगह, हमारा स्टेट ऑफ माइंड एकदम चेंज हो जाएगा, हम पास्ट लाइफ में चले जाएंगे, वहाँ की चीज़ें हमें याद आने लगेंगी। तो लोगों को लगता है कि हिप्नोथेरेपी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें आपके दिमाग को कोई दूसरा इंसान काबू कर रहा होता है। एग्जैक्टली क्या है हिप्नोथेरेपी? इमोशनल वेलबींग को, हमारे मेंटल हेल्थ को हील करने में, ट्रॉमा से डील करने में कैसे मदद करता है? देखो, एक होता है हिप्नोसिस। हिप्नोसिस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, जिसको कहते हैं हम थीटा स्टेट, जिसको रिलैक्स स्टेट। और ये जो लोगों के मन में वहम है कि हम कंट्रोल हो जाएंगे, वो कंट्रोल नहीं होते। तो बिल्कुल जब हम हिप्नोसिस में लेके हिप्नोथेरेपी, थेरेपी मीन्स उस हिप्नोसिस को एज ए थेरेपेटिक वे से यूज़ करना, सो दैट कि जो उनके अंदर जो भी पैटर्न स्टोर हैं, नेगेटिव बिलीफ स्टोर हैं, उनको हम हील कर पाएँ, उनको रिलीज कर पाएँ, सॉर्ट कर पाएँ। तो उससे क्या होगा, फिर क्लाइंट बेटर फील करेगा। तो उसका प्रोसेस क्या है कि हम थोड़ा सा एक कमांड्स देते हैं सो दैट अ पर्सन कैन रिलैक्स, और वो थीटा स्टेट में, अल्फा से थीटा स्टेट में जाता है, डीपर सेल्फ में जाता है, क्रिटिकल फिल्टर गिरता है, और वो अपने डीप जो सबकॉन्शियस माइंड में उसने जो भी वीड्स, नेगेटिव पैटर्न स्टोर करे होते हैं, वो उसके सरफेस पे आते हैं। तो एज ए थेरेपिस्ट वो उनसे बात कर रहा होता है कि एज ए थेरेपिस्ट मैं उनसे बात कर रही हूँ कि अच्छा अभी क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या दिख रहा है। अब कोई इंसान, जैसे आपने पास्ट लाइफ की बात करी, तो कोई इंसान कहता है मुझे दिख रहा है कि मैं किसी और लाइफ में हूँ और ऐसा हो रहा है मेरे साथ, तो फिर हो सकता है कि उसकी कोई पास्ट लाइफ सरफेस से आ रही है, बिकॉज हमारे ही इंटरनल माइंड में सब कुछ स्टोर होता है। तो अगर हम इसको चलो माने कि पास्ट लाइफ होती है, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं कि पास्ट लाइफ होती है, नहीं होती है, तो बेसिकली क्या है कि अब उसके सबकॉन्शियस माइंड से ही तो डेटा आ रहा है, कहीं किसी ने फीड नहीं करा, ठीक है। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ट्रॉमा वाली लाइफ आ रही है या ट्रॉमा दिख रहा है उसको, तो दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है। हमें ये मतलब नहीं है कि वो सच में पास्ट लाइफ में गया है या नहीं गया है, या उसका इसी लाइफ का है, या उसने कोई टीवी या कोई शो देख के उसने इंटरनलाइज कर लिया, तो वो चीज़ उसकी स्टोरी अंदर बन गई है, बट वो इम्पैक्ट कर रही है। तो हमारा एज ए थेरेपिस्ट क्या पर्पज़ है कि उसको रिलीज करा देना, प्रोसेस करा देना, सो दैट कि वो वहाँ पे उसके कोई क्लैरिटी आ जाए, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें निकल जाएं जो उसको लाइफ को लिमिट कर रही हैं या लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं, और वो फ्री हो जाए, और वो उससे फ्री हो जाए बेसिकली। करेक्ट। तो ऐसे में आई थिंक अगर कोई मतलब सोचना चाह रहा है कि हाँ हम इस तरह की डील करें, तो इस तरह के थेरेपीज का वो जा सकते हैं। सबसे पहले तो अपने थेरेपिस्ट से बात करिए या लाइफ कोच से बात करिए, वो आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है। एक चीज़ मैं और भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि आपकी लाइफ के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो आपने कैसे लिए? 5 सेंसेस के थ्रू, ठीक है। आपने देखा, आपने सुना, आपने मतलब टेस्ट करा, आपने फील करा, तो ये सारे 5 सेंसेस के थ्रू हम इंटरनलाइज कर रहे हैं। और स्टोर कैसे हो रहे हैं? अगर मैं पूछूं आप अपनी पुराना कोई इंसिडेंट्स बताओ, तो आपको क्या दिखेगा? इमेजेस, वीडियोस, ठीक है, कलर्ड हैं, ब्लैक एंड वाइट हैं, तो उसके अंदर उसके साथ उसकी फीलिंग्स, उसके साथ क्या आवाज़ें थी, किसने क्या कहा था, तो ये क्या है? ये डेटा ही तो है सारा जो आपके अंदर स्टोर है। तो ऐसी थेरेपीज को हम यूज करके जो नेगेटिव डेटा है उसको रिलीज करा देते हैं, करेक्ट, ताकि वो इम्पैक्ट ना करे। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही है कि हम सुनते समझते 5 सेंसेस में, और जब भी कुछ वैसी बात होती है तो हमें सब कुछ क्लियर दिखाई देने लगता है, याद आने लगता है। तो मोस्टली लोग याद कर लेते कि हमारे साथ कब क्या कैसी हुई थी चीज़ें, और कुछ लोग निकल पाते हैं उससे, कुछ लोग नहीं निकल पाते। तो जो नहीं निकल पाते ऑब्वियसली उनके लिए थेरेपीज़ वगैरह सारी चीज़ें हैं, इसलिए हमने इस सेशन को भी ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें हम इस तरह की चीज़ों पर बात करें, सो दैट लोगों को ऐसा ना लगे कि उनके साथ ही ये सब हो रहा है। और भी लोग हैं जिनके साथ ये सब हो रहा है, और आज के समय में ये अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट हम इस पर बात कर रहे हैं, वरना पहले तो लोग बात भी नहीं करते थे। हमने जैसे 4 लेयरिंग के बारे में एक बार आप हमें बताइए कि इसमें इसका क्या रोल है, कैसे ये किसी इमोशनल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा या इन सब चीज़ों से डील या उसको हील करने में मदद कर सकता है। ये जो 4 लेयर फ्रेमवर्क है, ये मैंने डिज़ाइन किया है क्योंकि जब मैंने क्लाइंट्स के साथ काम करना शुरू करा, और जब हम उनकी मेंटल थॉट्स, उसके माइंड के अंदर थॉट्स क्या आ रहे हैं उसके साथ वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे एक इमोशन भी रिलीज होती है, इमोशन भी लिंक्ड होती है, और उसी इमोशन के अकॉर्डिंग हमारी एनर्जी शिफ्ट होती है, और उसी एनर्जी के कारण हमारी फिजिकल बॉडी में भी वो सारा पैटर्न स्टोर होते हैं। तो अगर हम सिर्फ मेंटल लेवल पे ही बात कर रहे हैं और हम उसको बाकी लेयर्स में नहीं डील कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं टेम्पररी रहेगा उसका रिलीज, क्योंकि उसके साथ की इमोशन पड़ी हुई है, उसके साथ की सेंसेशन पड़ी हुई है आपकी बॉडी में।
उसके साथ कि आपकी एनर्जी जो है वो ब्लॉक्ड पड़ी हुई है। तो हमें जब चारों लेयर्स में वर्क करना पड़ता है, जैसे कि आप थॉट्स के ऊपर भी वर्क करना है कि नेगेटिव ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं कि वो मैं तो अच्छा नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे को कोई समझता नहीं है, तो ये थॉट है। अब इसके साथ ही आपका थॉट है कि मतलब जो इमोशन है क्या है कि फील कर रहे हो आप उस चीज़ को नेगेटिवली, कि हाँ थोड़ा फील कर रहे हो कि इमोशन नेगेटिव है, नो वन लव्स मी, लैक ऑफ लव फील कर रहे हो, कनेक्शन फील, लैक ऑफ कनेक्शन फील कर रहे हो, उसी के साथ आपकी एनर्जी लो हो रही है। फिर फेशिया में भी जो चीज़ें पास्ट में आपने ली हैं, आपकी फेशिया में जैसे मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम बॉडी में स्टोर है। तो हमें चारों लेयर से अपनी फेशिया से भी करना पड़ता है। देयर इज अ टैपिंग टेक्निक जिसको कहते हैं EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिससे हम टैप करते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे तो वो बॉडी से वो सेंसेशंस रिलीज होती हैं, एनर्जी क्लियर होती है हमारी। ओके। तो और भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे सोमेटिक टेक्निक्स हैं जो बॉडी में जो आपकी चीज़ें स्टोर हैं तो वहाँ से वो रिलीज होती हैं। तो आपने भी देखा है, सुना है कि 95% जितनी भी हमारी बीमारियां हैं, ये हेल्थ चैनल है देखो, तो जितनी भी 95% हमारी बीमारियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? वो सारी साइकोसोमेटिक हैं, जो आपने फील करा, जो इंटरनलाइज करा, जो आपने अपने माइंड में रखा, जो इमोशंस हैं, जो एनर्जी है, जो आपकी बॉडी नर्वस सिस्टम आपका अनरेस्ट में है, आपकी टाइट चेस्ट जो है वो टाइट फील कर रहे हो, घुटनों में दर्द है, बैक में पेन है, ये सारे क्या है? बैक में पेन है, दैट मीन्स इनसिक्योर फील कर रहे हो आप, स्ट्रेस है, ठीक है। घुटनों में है कि लाइफ इज नॉट अ लाइफ, आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं चल सकता, तो इन सब चीज़ों का लिंक है कहीं ना कहीं बीमारियों का। तो अगर हम अपने डीपर सेल्फ अगर वर्क करना है तो हमें खाली मेंटल लेवल पे वर्क करने से नहीं होगा, या खाली इमोशनल लेवल पे वर्क करने से, या खाली हम एनर्जी हीलिंग में चले जाएं तो वो होगा, तो वो टेम्पररी चीज़ें हैं। अगर आप पूरा इंटीग्रेटेड वे से वर्क करोगे, पूरा उस चीज़ को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको मेंटल लेयर से, उसको फिर इमोशनल लेयर से, फिर एनर्जी लेयर से, फिर फिजिकल लेयर से क्लियर करोगे तो परमानेंट उसका सोल्यूशन मिलता है। परफेक्ट, बिल्कुल। तो आई थिंक इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है इमोशनल वेलबींग पर, मेंटल हेल्थ पर, ट्रॉमा पर, उससे कैसे डील करें, क्या क्या ऑप्शंस, थेरेपीज़ वगैरह है हमारे पास, आपने उन सभी चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया है। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो भी इस सेशन को देख रही हैं उनके लिए ये बहुत ही मददगार साबित होगा। वो जानेंगे, समझेंगे कि हाँ चीज़ों के साथ कैसे क्या करना है, डील करना है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। यस, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो आपको लगता है कि आपके आसपास में किसी ट्रॉमा से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह के डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार हैं। उनके लिए ये जो हमारा पॉडकास्ट है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और फ्रूटफुल होगा, क्योंकि उनको समझ में आएंगी चीज़ें कि एग्जैक्टली उनके साथ क्या हो रहा है, उनको उसके साथ कैसे डील करनी है। ऐसे और भी हेल्पफुल पॉडकास्ट के लिए फॉलो करते रहिए एनमीटी लाइफ। थैंक यू।